नमस्कार। बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं फूलन देवी को लेकर के। फूलन देवी का जो छवि गढ़ी गई है, एक खूंखार डकैत की छवि गढ़ी गई है, जबकि वो ऐसे भारत का प्रतिनिधित्व करती है जहां सामाजिक न्याय आज की तारीख में भी दम तोड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। 80 साल हो गए हमको स्वाधीन हुए, हमारा संविधान लागू हुए, लेकिन जिसकी कल्पना हमारे संविधान में की गई थी, उसको झेला इसने ज़िंदगी में बचपन से झेलती आई। विद्रोह किया, बागी बनी, जनप्रतिनिधि बनी, संसद तक पहुंची और फिर उसके बाद उसी क्रूर सत्ता के हाथों उसको हत्या भी झेलनी पड़ी। कल उनकी बरसी थी। 25 जुलाई 2001 को उन्हें मार दिया गया, उनकी हत्या हुई और वो हत्यारे आज की तारीख में उनका महिमा मंडन किया जाता है, उनको गर्व के साथ उनका नाम लिया जाता है, गर्व के साथ उन्हें पोषित करती है एक वर्ण विशेष, एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष, या यूँ कहें कि भारत का एक तबका विशेष आज की तारीख में भी फूलन देवी को ये दृष्टि से देखता है, उसके बलिदानों को, उसके संघर्षों को याद नहीं करता है और याद करता है उस आदमी को जिसने उसकी हत्या की। आज हम इन्हीं सब बातों को वहाँ पर चर्चा करेंगे और ख़ास करके फूलन देवी पर चर्चा करेंगे। फूलन देवी समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव ऐसे आदमी थे जिन्होंने यह साहस किया कि जिसके खिलाफ इतना बड़ा नरेशन गढ़ा गया था, उसको नीचे से उठा करके लाए और संसद के गलियारे तक पहुंचा दिए, संसद के आंगन में पहुंचा दिए, भारत की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर उसे उन्होंने पहुंचा दिया। जिस न्याय की परिकल्पना वो नहीं कर पा रही थी, उस न्याय के सबसे बड़े मंदिर में, उस न्याय के बनाने वाली पंचायत ने उनको पहुंचा दिया। लेकिन उस पंचायत में पहुंचने के बाद उनका क्या हुआ? उस पंचायत में उनके पहुंचने के बाद भी वो जिस वर्ण का, जिस लोगों का, जिस क्षेत्र का, जिस समाज का वो प्रतिनिधित्व करती थी, उसके साथ क्या हुआ और आज की तारीख तक क्या हो रहा है? आज सामाजिक न्याय का नारा दिया जाता है, लेकिन वो नारा कहाँ जाके टिकता है, या उस नारे को देने वाले लोग आज की तारीख में उस नारे के प्रति कितना ईमानदारी के साथ उस पर चलते हैं? आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। आइए अपने प्रबुद्ध पैनल से आपका परिचय कराएं। हमारे साथ स्त्री काल के संपादक संजीव चंदन जी हैं। चंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर संदीप यादव जी हैं, आपका भी स्वागत है, अभिनंदन। और हमारे साथ स्त्री अधिकारों के लिए और ख़ासकर स्त्री अधिकारों के लिए, वैसे तो समाज के तमाम तबकों के लिए संघर्षरत और ख़ास करके गांधीवादी दर्शन से ओतप्रोत, गांधीवादी जीवन मूल्यों से ओतप्रोत जागृति राही जी हैं। आपका भी राही जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। तो हम चलेंगे स्त्री वेदना की को साक्षात वहन करने वाली जागृति राही जी के पास। जागृति राही जी, आज के दिन को आप कैसे देखती हैं और फूलन देवी के इस सामाजिक न्याय के उनके संघर्ष को आप कैसे देखते हैं? जागृति राही जी। धन्यवाद तिवारी जी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिसमें सबसे पहले तो फूलन देवी जी को बहुजन संवाद की तरफ से और सभी पैनलिस्टों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। मैं पर्सनली उनकी बहुत एडमायरर हूँ। इस बात को भी मैं यहाँ एक्सेप्ट करना चाहूंगी सबके सामने कि एक महिला का संघर्ष किस हद से, कहाँ से शुरू होकर और कितनी ऊंचाइयों तक गया। और खाली वही नहीं, वो जहां से चुनी गई उस क्षेत्र की जनता के लिए उस महिला, सिंपल एकदम गांव की महिला जिसको कह सकते हैं, वो कितना सेंसिटिव थी वो उन्होंने बार बार दर्शाया। एक सांसद के तौर पर, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर वो कितनी बार लोगों के छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए सड़कों पे बैठ जाया करती थी, मुझे याद है उस चीजों को लेकर। तो मैं बहुत ही मुझे बहुत तकलीफ हुई थी जब उनको इस तरह से बेरहमी से मारा गया था। तो ये एक हमारे समाज की कुरूपता का और जो कहते हैं ना, एक
जो अंदर खाने जिसको सड़ा हुआ बिल्कुल वो माहौल होता है, उसका एक परिचायक है अपने आप में, एक पूरी स्टोरी है अपने आप में। वो एक व्यक्तित्व है जो सब कुछ कह देता है। तो वो चाहे महिला का संघर्ष हो कहें, या जातिगत संघर्ष को कहें, या पितृसत्ता कहें, या सामंतवाद कहें, सब कुछ फूलन देवी की कहानी में आपको उस एक चरित्र के साथ आपको मिल जाता है अपने आप। तो इसलिए उनको याद किया जाना बार बार जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक फूलन देवी है, वो तो एक मुकम्मल जीवन जिसको कहते हैं ना, अपनी एक साइकिल उन्होंने पूरा किया कहीं ना कहीं। लेकिन बहुत सारी हैं जो नहीं कर पाती हैं और लाखों में हैं। तो अभी भी वो इसलिए बहुत रिलेवेंट है कि हम उनको याद करें कि एक जो समाज का हमारे जो बहुत बड़ा तबका है, आज भी महिला उसी तरह से कुचली जाती है। वो घर से बाहर निकले या घर के अंदर रहे, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। और अपने स्वाभिमान की लड़ाई और सम्मान की लड़ाई जब उसको लड़नी होती है, तो उसको किस तरह से उसके बावजूद उसको जो है छोड़ा नहीं जाता है, किस तरह से कुचला जाता है, ये अपने आप में सीखने लायक चीज है, देखने लायक चीज है। हर किसी को, मुझे लगता है हर बच्ची को, हर लड़की को वो कहानी जाननी चाहिए और उस बात से सीखना चाहिए। तो आज भी हमारे समाज में जब बिल्किस बानो याद आती हैं उनके साथ, तो ये समझ आता है कि आज भी देखिए वो तत्व कम नहीं हो रहे हैं, वो बढ़ रहे हैं। चिंता की बात ये है कि फूलन देवी तो दोबारा आसान नहीं है बनना, और शायद वो दस्यु मतलब एक होने का या एक जो हथियार उठा लेने का जो मादा था, वो जो माहौल था वो अलग था। लेकिन आज भी वो समाज के अंदर और ज्यादा तरीके से फैल रहे हैं इस तरह के तत्व जो महिलाओं पर उसी तरह से हमलावर हैं। अभी कल मैं एक स्टोरी पढ़ रही थी, द वायर में आई है, इस पे एक स्वतंत्र पत्रकार, महिला पत्रकार ने बहुत अच्छी डीप स्टोरी की है, और उसने बताया कि सोशल मीडिया पे वेस्टर्न वर्ल्ड में एक इस तरह का बहुत बड़ा एक नेटवर्क चलाया जा रहा है, जिसमें एक बंदा है पर्टिकुलर जो खासकर बहुत पॉपुलर है, लाखों पुरुष उसको फॉलो करते हैं और टीनेजर्स बहुत बड़ी संख्या में फॉलो करते हैं, जो विमेन हेटर्स बनाता है, जो दिमाग डेवलप करता है, जो महिलाओं से घृणा करने के लिए, नफरत करने के लिए और महिलाओं को कमतर बताने के लिए बौद्धिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, और वो पुरुष उनसे कितने प्रताड़ित हैं ये साबित करने के लिए पूरा नेटवर्क चलाता है। और ये दिन पर दिन दुनिया में बढ़ रहा है, और ये हिंदुस्तान में भी बढ़ रहा है। अभी कुछ ही दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें एक महिला के पति की हनीमून पे जो है मौत हुई, या उसके पहले एक किसी टंकी वंकी में मार के डाला था, इस तरह की घटना हुई। पूरा सोशल मीडिया भर गया था इस बात से, और मैं खुद पर्सनली इस बात की गवाह कि मैं जहां कहीं गई मुझे ये बात सुनाई गई पुरुषों के द्वारा कि अरे अब तो वही महिलाओं से बड़ा डर के रहना पड़ेगा, पुरुषों की इतनी हत्याएं हो रही हैं और हम लोगों की तो जिंदगी सुरक्षित नहीं है, कैसे शादियां करें, कैसे लड़कियों के ऊपर भरोसा करें। तो ये जो माहौल पूरी तरह से बन रहा है, ये फूलन देवी बनने पे लोगों को मजबूर करता है। यहाँ महिलाओं के ऊपर अटैक्स बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे हैं, और जातिगत हिंसा भी, जातिगत नफरत के तहत भी वो चीजें खाद पानी पा रही हैं कि समझाया जा रहा है एक वर्ग को, खासकर जहां सामाजिक न्याय की लड़ाई का धरातल है, हिंदी बेल्ट की बात करूं जिससे मैं ज्यादा परिचित हूँ, कि वहां पे ये समझाया जा रहा है लोगों को कि आप अटैक करके, कुछ भी करके किसी भी लड़की के साथ, चाहे वो यूनिवर्सिटी का कैंपस हो, चाहे शहर हो, चाहे मोहल्ला हो, वहां पे आप कुछ भी करके राजनीतिक प्रोटेक्शन के तहत हर न्याय व्यवस्था से बच सकते हैं, पुलिस से बच सकते हैं, आपको किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं। तो ये बहुत ही खतरनाक सीन में हम लोग पहुंच रहे हैं, और मुझे लगता है कि जिस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर हमलावर होकर एक माहौल बना दिया गया और एक खास तरीके से नफरत उनके लिए पैदा कर दी गई पूरी सोसाइटी में, एग्जैक्टली वैसा ही महिलाओं के लिए भी होगा। बस कुछ ही दिन के अंदर आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि उसके लिए पूरा सोशल मीडिया कैंपेन और पूरी ट्रोल आर्मी तैयार की गई है जो खास तरीके से काम कर रही है इस काम के लिए कि लड़कियों को घर के अंदर वापस कैसे ढकेल दिया जाए। तो ये सारी जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, मुझे लगता है कि हमारा जातिगत अहंकार फिर से और ज्यादा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल खाद पानी पाके मजबूत हो रहा है और उछल रहा है कि अरे बहुत दिनों बाद हमें मौका मिला है जब हमको प्रोटेक्शन मिलेगा और हम अपना बदला पूरा कर सकते हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं अहंकार जो है फिर से जगने लगा है। उसी तरह से पैट्रियार्की को भी पूरा मौका मिल रहा है कि ये सो कॉल्ड हिंदुत्व की कट्टर राजनीति और पूंजीवाद का पूरा गठजोड़ जो है वो कैसे महिला को एक बाजार की चीज बना दे और कितना ज्यादा उसको घर पे
बंद करे, कैद करे, प्रताड़ित करे, उसके साथ कुछ भी करे। और उसी तरह से चीजें मैं जब और गहराई से देखती हूँ तो आप देख लीजिए ना, दहेज की समस्या क्या घट गई है, भ्रूण हत्या क्या बंद हो गई है, क्या ये सारी जो क्लिनिक्स हैं वो महिलाओं के यूट्रस के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, सब बढ़ रहा है, कुछ भी घट नहीं रहा है। और उसी तरह से घटनाएं भी बढ़ रही हैं और उसका हिंसा का तरीका बदल गया है। अब सीधे सीधे बंदूक लेके किसी लड़की को गांव में खींच कर बलात्कार कर देना इतना आसान तो नहीं है। कहीं कहीं पे अभी भी हो रही हैं चीजें, लेकिन इतना आसान नहीं रह गया है कि आप जंगली दिखते हुए ये चीजें करें। पर फिर भी करनी सेना आ जाती है ना, सामने आ जाती है। तो हम देख रहे हैं कि ये प्रवृत्तियां आमने सामने टकराने को मजबूर हैं। और आप देखिए ना, सपा के लोगों को किस तरह से जाना पड़ा, करनी सेना के सामने खड़े होना पड़ा 10,000 गाड़ियां लेके। तो ये समाज के अंदर जो टकराव की स्थिति पैदा हो रही है, उसमें हम लोगों को बार बार फूलन देवी को याद करना पड़ेगा और उस कहानी से सीख लेने की जरूरत है। समाज में इन तत्वों को पहचानने की जरूरत है कि वो इस जो गुंडागर्दी है, या इसको कहूं कि जो एक पैट्रियार्कल और जातिगत और सीधे सीधे कहूं मिसोजिनिस्ट जो मानसिकता है, उसको प्रोटेक्शन देने वाली जो लोग हैं, उनको चिन्हित करने के लिए हम लोगों को बार बार इस तरह की चर्चाएं आयोजित करनी होगी, बात करना होगा, रेखांकित करना होगा कि फूलन देवी बनने की परिस्थितियां फिर से कहीं ना कहीं समाज में बार बार पैदा की जा रही हैं। और उसके बावजूद इतना आसान नहीं है फूलन देवी होना। ये बात सही है कि हिंसा को समर्थन करने वाले लोग नहीं हैं और इस तरह से चीजों को नहीं, लेकिन वाकई में तो महिलाओं के सामने कोई रास्ता छोड़ा नहीं जाता है जब उनके साथ हिंसा की जाती है और लगातार की जाती है। तो प्रवोक्ड फिल्म में भी इसकी मैं चर्चा यहाँ पे वो करके खत्म करूंगी अपनी बात, कि कैसे वो एक लड़की है जो जाती है और विदेश में उसकी शादी होती है और उसका हस्बैंड उसको रोज टॉर्चर करता है और फाइनली वो इस लेवल पे पहुंच जाती है मेंटल हेल्थ में कि वो उसको जला के मार देती है। तो हमें हिंसा को दोनों तरह से समझने की जरूरत होती है। हिंसा को समझना इतना आसान नहीं है। एक हिंसा वो भी है जो उसको 22 लोग जो है उसको खींच कर ले जाते हैं और उसे 19 साल की लड़की के साथ बलात्कार करते हैं, उसको पूरे गांव में नंगा दिखाते हैं। और दूसरी हिंसा वो होती है जो वो प्रतिक्रिया में करती है। तो इस बात को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि समाज हम किस दौर में ले जा रहे हैं और हिंसा की ये जो साइकिल है उसको अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो हमको पहले शोषण को खत्म करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जागृति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंसा की राजनीति और हिंसा से नहीं मिटाई जा सकती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि बहुत सारे सवाल हैं। मुलायम सिंह यादव के हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ऐसे एक व्यक्तित्व को उठा करके निकाल के लाया जिसके खिलाफ समाज में इतनी ज्यादा नरेशन गढ़ा गया था और उसको एकदम विलेन की तरीके से पेश किया जाता था, लेकिन उन्होंने देश के सबसे बड़ी पंचायत में उसको पहुंचा दिया। उस पार्टी से आज की तारीख में एमएलसी हैं हमारे डॉक्टर राजपाल कश्यप जी उसी समुदाय से आते हैं, उसी वर्ग से आते हैं, उसी दर्शन से आते हैं। समाजवादी पार्टी आज की तारीख में भी सामाजिक न्याय के लिए जिस तरीके से संघर्ष कर रही है, उसका कहना है कि सामाजिक न्याय का काम बिल्कुल अधूरा है। और आज समाजवादी पार्टी पूरे देश भर में संविधान मान सम्मान स्थापना दिवस मना रही है। उसका कहना है कि हमारा संविधान तो लागू हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो सामाजिक न्याय नहीं मिल पाया। वो आंदोलन, वो संघर्ष आज की तारीख तक जारी है, जिसका प्रतिनिधित्व कहीं न कहीं से फूलन देवी करती हैं। तो ये राजपाल कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे कि आप अपनी टिप्पणी दें इस पर। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी बोलिए। हाँ जी बोलें। आवाज आ रही? आवाज आई? जी 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 आ रही जी। जी आनंद जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस विषय पर, फूलन जी के विषय पर डिबेट रखा, कम से कम आपने, क्योंकि आवश्यकता भी है। और फूलन जी, जो वीरांगना फूलन जी है, उनका उस दौर में उन्होंने लड़ाई लड़ी सामाजिक न्याय की, जिस दौर में कल्पना लोग नहीं कर सकते। और आज तो कितनी बेटियां मैं देखता हूं, कितनी बेटियां या तो आत्महत्या कर लेती हैं या मुख्यमंत्री तक गुहार लगाने जाती हैं। कितनी बेटियां मैंने देखा मुख्यमंत्री आवास के बाहर आत्महत्या कर ली। कितनी
आज भी सुनवाई नहीं हो रही है। जब उस दौर में क्या हालत होंगी, ये तो कल्पना उन्होंने कहा था फूलन देवी जी ने कि हमें जानवर बना देना, लेकिन उसमें उसमें मत इंसान में जो आदमी का रूप मत देना। तो ये कितना उन्होंने उस समय उत्पीड़न झेला होगा, कितना उस समय उन्होंने लड़ाई लड़ी होगी, और किस तरीके से कल्पना हम लोग करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने जंगलों में रह के और किस तरीके से अन्याय का बदला लेने का काम किया, और साथ साथ में उसके बाद में भी कितना उत्पीड़न हुआ, छोटे पर से ही इतना उत्पीड़न हुआ। और उसके बाद में मैं नेताजी को धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को। अन्याय तो लोगों के साथ में होता है, और अन्याय के साथ में जिस तरीके से अन्याय में माननीय नेताजी ने जिस तरीके से लड़ाई लड़ने का काम किया, और उनकी लड़ाई जब 94 में रैली हुई बेगम हजरत महल पार्क में, हमारे समाज के सभी वरिष्ठ नेता वहां पे सम्मिलित हुए और नेताजी ने ऐलान किया। और नेताजी को उस समय बहुत कुछ झेलना पड़ा, बहुत कुछ सुनना पड़ा, लेकिन उन्हें लगा कि इसके साथ में अन्याय हुआ है तो उनके साथ में खड़े रहिए। नेताजी का बड़प्पन है और बड़ा दिल है और मजबूत इरादा बताता है कि उन्होंने उस जमाने में जब लोगों ने पता नहीं क्या क्या टीका टिप्पणी माननीय नेता ने परवाह किए बगैर उन्होंने उस वक्त सामंती सोच और प्रभुत्ववादी लोगों के खिलाफ खड़े होकर और बहन फूलन देवी को जेल से रिहा करा के 2 बार पार्लियामेंट भेजा। और उसके बाद में बताइए, पार्लियामेंट से निकल के घर आती है दिल्ली में जहां परिंदा पर नहीं मार सकता, और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। और बीजेपी की हुकूमत थी दिल्ली में भी, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी। और ये दर्शाता है कि उन्होंने तो जबकि वर्तमान में सांसद थी, राजकीय सम्मान तक नहीं दिया। ये बीजेपी क्या महिला सम्मान की बात करती है? महिला सम्मान इनका कहीं दूर दूर। जब एक सांसद को, जो सांसद है जिस प्रोटोकॉल में है, और उसको राजकीय सम्मान अंतिम संस्कार तक में नहीं दिया गया, और जिसको माननीय नेताजी ने सदन में भी रखा, और साथ साथ में आज भी फूलन देवी की जयंती या पुण्यतिथि बीजेपी नहीं मनाती। मैं समाजवादी पार्टी का आभारी हूं, और माननीय मुलायम सिंह जी का आभारी हूं, माननीय अखिलेश यादव जी का आभारी हूं। उन्होंने पूरे प्रदेश और देश में पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता नेताओं को निर्देश दिया, और सभी लोगों ने बड़े धूमधाम से कल ही मनाया है। और आज भी संविधान मान स्तंभ और आरक्षण दिवस के रूप में माननीय अखिलेश यादव ने निर्देशित किया था, उसी के तहत मैं भी शाहजहांपुर में आया हूं, और बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ यहाँ शाहजहांपुर में। और आज इतना जन समर्थन दिखाई पड़ा कि हॉल से बाहर जितने हॉल में लोग, उससे बाहर दुगने लोग थे। तो ये दर्शाता है कहीं न कहीं अन्याय अत्याचार बढ़ा है, और संविधान की धज्जियां बीजेपी के शासन काल में उड़ाई जा रही हैं। आप इसका जीता जागता उदाहरण देखिए कि इंतहा हो गई, मंत्रियों को धरने पे बैठना पड़ रहा है और विधायकों को धरने पे बैठना पड़ रहा है कि थाने में सुनवाई नहीं हो रही है। और थाने में जिस तरीके का अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार मचा है, लूट मची है, एफआईआर लिखी नहीं जाती है। जो दबंग प्रभावशाली लोग हैं वो एफआईआर नहीं लिखने देते हैं। इसी शाहजहांपुर में एक कश्यप बेटे की हत्या कर दी गई, निर्मम दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, उसकी एफआईआर नहीं लिखी, उसे धरने पे बैठना पड़ा। तो यहाँ के पुलिस प्रशासन ने उनकी महिलाओं तक को पीटा। आप बताइए, क्या गरीब के लिए गरीब होना गुनाह है क्या? जो तो बाबा साहब ने संविधान में हक अधिकार दिया, और वो भी आज भी नहीं मिल पा रहा हमको हक अधिकार। तो इसी की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ रही है। और जो फूलन देवी जी ने जो अपना दुनिया और देश में एक मिसाल पेश करने का काम किया, हम लोगों को गर्व है कि हमारी वो कोई एक जात की महिला नहीं, पूरे समाज के लिए एक आईना है, महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है कि अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखे। और बहुत सी महिलाओं के साथ में पता नहीं क्या क्या जुल्म जातियां आज भी हो रही है। और ये बीजेपी सरकार तो नारे देती थी, पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां। वाराणसी में देश के प्रधानमंत्री हैं, एक बिन समाज की बेटी स्कूल गई थी, उसका गला काट दिया गया। बताइए, उसको भी एफआईआर नहीं लिखी जाए। उनके माँ बाप को भी सड़क पे रोड जाम करना पड़ा, तब माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रतिनिधिमंडल भेजा, तब एफआईआर लिखी गई। तो ये क्या हो रहा?
उत्तर प्रदेश में आज भी हालात बद से बदतर हैं और कोई कानून नाम की चीज नहीं है, जंगल राज है। जो जिसको पा रहा है उसके ऊपर जो दबंग और प्रभावशाली लोग हैं उन कानून उनके कब्जे में है। बाबा साहब के संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा, बाबा साहब के संविधान के धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो इसलिए आज संविधान मान स्तंभ दिवस के रूप में जो मनाया गया है कि संविधान की रक्षा के लिए, आरक्षण की रक्षा के लिए, और बीजेपी सरकार जब से आई है तब से संविधान भी खतरे में है, आरक्षण भी खतरे में है, इंसानियत भी खतरे में है, भाईचारा भी खतरे में है और लोकतंत्र भी खतरे में है। क्योंकि लोकतंत्र के लिए ये जो वोट कटवाने के लिए जो नई नई व्यवस्थाएं ले आ रहे हैं, इनके जमाने में लोकतंत्र भी खतरे में है और ये गुलामी की तरफ धीमे धीमे ले जा रहे हैं। और प्राइमरी एजुकेशन बंद करके, जिससे गांव गरीब के लोग अशिक्षित हो जाएं, लाचार हो जाएं, गरीब हो जाएं। हम लोग प्राइमरी से पढ़ के आए, प्राइमरी पाठशाला से, टाट पट्टी वाले विद्यालय से पढ़ के आए, तो ये लोग चाहते हैं लाचार हो जाए, जिससे गरीब लोगों को मैं 5 किलो अनाज देके, और ये लाचार हो जाएंगे तो 5 किलो अनाज देके इस लोकतंत्र पे कब्जा कर लेंगे और चंद उद्योगपतियों को माला माल कर देंगे और उससे हम पूरे मुल्क को आर्थिक गुलामी, मानसिक गुलामी। और आप बताइए, आप तो चैनल पे डिबेट भी करा रहे हैं, इतना बड़ा इशू है, लेकिन कई टीवी चैनल डिबेट नहीं कराते, सरकार की डिबेट कराते हैं। सरकार जो टॉपिक देती है उस पे डिबेट होती है, समसामयिक और सामाजिक न्याय की लड़ाई पे डिबेट नहीं होती है। आज सामाजिक न्याय, और जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है हमारी सरकार बनेगी तो हम सामाजिक न्याय राज की स्थापना करेंगे, और इन्हीं सब चीजों की आवश्यकता है। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं और कि आपने डिबेट, और बहन फूलन देवी को जितना याद किया जाए उतना कम है, और वो हमारी प्रेरणा स्रोत है, महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और सामाजिक न्याय की पुरोधा है। जी जी, हम आपके पास आते हैं और सच बात है कि आज पूरा देश खतरे में है, और देश खतरे में है, कारपोरेट जिस तरीके से हावी हो गया है, वहां पर सारी अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है, आम आदमी का जीना मुहाल हो रहा है और जनतंत्र पर भी आज खतरे का बादल मंडरा रहा है, या यूं कहीं उसको छा लिया। हम चलेंगे ये संजीव चंदन जी के पास। संजीव चंदन जी, आपका व्यापक अनुभव है, आप स्त्री काल के आप संपादक हैं और आप समसामयिक पूरी राजनीति देखते हैं। ऐसे में फूलन देवी को प्रतीक के रूप में रख करके आज अगर देखा जाए तो आप उसको कैसे देखते हैं? आज के पूरी सामाजिक व्यवस्था को, आज की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को आप कैसे देखते हैं संजीव चंदन जी? आनंद सर, पिछले कुछ सालों में फूलन देवी अतीत से ज्यादा वर्तमान हो गई हैं, और उसकी एक वजह है, देखिए जो स्त्रीवाद की जो धारा रही है उस पर कई सारे आरोप लगते हैं। उसमें से एक आरोप ये भी है कि बहुजन स्पेस के जो नायिकाएं हैं, जो नायक हैं, उनके साथ नहीं जुड़ने का। लेकिन इन दिनों मैं देख रहा हूं कि 10 सालों के भीतर, ज्यादा 10 से 12 सालों के भीतर इसकी जड़ें आप तलाशेंगे तो यूनिवर्सिटियों का जो डाइवर्सिफाई एक नेचर बना है, वहाँ की जो डेमोग्राफी चेंज हुई है, SC ST OBC छात्र छात्राओं का जाना जो हुआ है, तो उसने हमने देखा कि सोशल मीडिया में फूलन देवी स्त्रीवाद की प्रतीक बनकर उभरी है। ये वर्तमान है, इसलिए मैंने कहा कि अतीत से ज्यादा वो वर्तमान हो चली। और ये बाजब्ता जो स्त्रीवाद है, स्त्रीवाद के भीतर जो एक सवर्ण वर्चस्व है, उसको खास चुनौती इसके जरिए एक अल्टरनेटिव देने की कोशिश हुई है। हर जन्मदिन पे उनकी, जयंती पे उनकी, और हर बार उनके पुण्यतिथि पे जब वो मारी गई थी तब यह होता है। देखिए कैसे काम करती है अपने जो वर्चस्वशाली जमाते हैं। मैंने इंटरव्यू किया था शेर सिंह राणा का, जो उनका हत्यारा है। 2017 में हम लोग 3-4 लोग गए थे फॉरवर्ड प्रेस के लिए, बाद में और भी जगहों पे वो इंटरव्यू छपा। और हमें लगता है कि उस दौर में आप सहारनपुर बड़ा वाइब्रेंट था। चंद्रशेखर रावण तब थे, अब चंद्रशेखर आजाद हो गए, उनका उभार हो रहा था, तो इसलिए हम लोग वो देखने गए थे। देखने गए तो पता चला कि उस इलाके में टेंशन की वजह शेर सिंह राणा है। और फिर हमने थोड़ा सा बातचीत की, और भारत में कास्ट काम करता है तो जाति कनेक्शन से ही वो सहमत हुआ कि ये बात की जा सकती है। तो जो हमारे सोर्स थे वो उस जाति में पावरफुल थे,
लेकिन थोड़ा सा उन्होंने सोशल जस्टिस वगैरह को लेकर के उनकी समझ थी, तो वो हमें हमारे लिए अरेंज करा सके, तो हम गए वहाँ। उस पूरे इलाके में इवन चंद्रशेखर के साथ जो ये बेल पे आने के बाद, जमानत पे आने के बाद, शायद या उस पे थे वो, तो लगातार शेर सिंह राणा का पूरा माहौल बनाया जाना। जो सबीरपुर गांव की जो घटना घटी थी, जिसमें बाबा साहब की या भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी गई थी, वह सब कुछ इंस्ट्रूमेंटल था। संजोग से वहां देखिए एक राजपूत ही कलेक्टर थे, आजकल रिटायर हो गए हैं, आजमगढ़ लास्ट उनका पोस्टिंग था, एसबी सिंह। एसबी सिंह से हम लोग मिल तो नहीं पाए, फोन पर, तो उसमें काफी टेंस्ड माहौल था, वो बाहर थे, तो फोन पे बात हुई। मैंने उनका स्टेटमेंट दिया था। उन्होंने कम से कम यहाँ ये बात जरूर स्वीकार की थी कि बिल्कुल इस इलाके में ये शेर सिंह राणा ही कारण है तनाव का। अब मैं ये सब जाति वगैरह इसलिए बता रहा हूं कि ये है, कुछ प्रोग्रेसिव लोग होते हैं, लेकिन जो पूरा तंत्र कैसे काम करता है, क्या बात की उसने शेर सिंह राणा ने, वो सामने आता है कि कैसे वो पूरा जो खास करके एक जाति बिरादरी, राजपूत जाति बिरादरी हम कह सकते हैं, और उसके अलावा पूरा सवर्ण कॉकस ने उसको कैसे बाहर निकाला हत्या के बाद। वो कहानी कुछ ऑफ द रिकॉर्ड, कुछ ऑन द रिकॉर्ड। ऑन द रिकॉर्ड तो वो मना करता है कि हमने नहीं मारा, कई तरह की कहानियां सुनाता है आदि इत्यादि, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी। और मजेदार ये था कि आने के बाद कितनी सभाएं हो रही थी शेर सिंह राणा की। एक तरफ फूलन देवी स्त्रीवाद की प्रतीक बन करके उभारी जा रही हैं, ये बहुजन लड़के लड़कियों ने किया है पिछले 10-15 सालों में। मुलायम सिंह जी ने जो किया, जो उनका योगदान है, वो तो है ही, संसद तक पहुंचाया, लेकिन इधर प्रतीक के तौर पे। और दूसरी तरफ उसी वक्त में 2017 में करनी सेना हो रहा है, जगह जगह बुलाए जा, हत्या का जो मैंने जिस पर आरोप सिद्ध हो चुका है, शायद सिद्ध हो चुका था उसके बाद, और वो बंदा जगह जगह राजपूत सम्मेलनों में जा रहा है। तो ये है, तो हम भारतीय समाज में एक ऐसे कंट्रास्ट में जीते हैं, जहां बीपी सिंह है, जहां अर्जुन सिंह है, जहां शेर सिंह राणा है। ये है बीपी सिंह वाला भी कहानी, अब सब उसमें उतना दूर नहीं जाएंगे। तो फूलन देवी का एक बड़ा महत्व है इस लिहाज से कि वो जो जी प्रतिशोध नहीं, प्रतिरोध की प्रतीक है। जी सर, जी सर। उन्होंने बाजप्ता अपने बलात्कारियों को अपने हिसाब से सजा दी, और उसके बाद बाकी उनके भी सीधे सीधे इनकार, और वो होता है, वो टेक्निकल पक्ष होता है, उसमें वो चीजें हो सकती हैं, लेकिन वो इस तरह से उभर के, और खास करके ये मायने रखता है कि जो बच्चियां जो हैं, नई लड़कियां हैं, बहुजन समाज की लड़कियां हैं, कम से कम वो उनको अपना प्रतीक मान रही हैं। लेकिन इसके अलावा भी हम भी बात कर रहे हैं, हम बहुजन समाज से ऑर्गेनिकली नहीं आते हैं, बहुजन मुद्दों पे सोचते हैं, समझते हैं, जागृति जी नहीं आती, लेकिन फूलन देवी हमारे लिए आज प्रतीक इन्हीं एक दबाव समूह के जरिए बने या जैसे भी बने, लेकिन एक बनता है, हमारी चेतना से बने या दबाव समूह के जरिए बने, ये बात है। तो आज आपने भी, इसलिए आप जो आयोजन रखा, ये बहुत मायने रखता है। आंसर संदीप भी बोलना है, आधा घंटा हो गया है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चलेंगे संदीप यादव जी के पास। फूलन देवी की जो छवि बनाई जाती है, वो प्रतिशोध की संस्कृति वाली छवि बनाई जाती है, और आज वो प्रतिशोध से अलग हट करके एक प्रतिरोध की संस्कृति का प्रतीक बन गई है। तो ये पूरा सफर आप इसको कैसे देखते हैं, और सामाजिक न्याय का आंदोलन, सामाजिक न्याय जो हमारे संविधान की मूल आत्मा है, वो 80 साल के इस सफर में आप उसको कहाँ कैसे देखते हैं, ये संदीप यादव जी? जी देखिए, वो फूलन देवी जो है, वो इस देश की जितने भी वंचित महिलाएं हैं, या फिर सही कहा हमारे साथियों ने कि पितृसत्तात्मक जो हमारा समाज है, उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। उनको कई लेयर्स में, कई तरह से उनको लूटा गया। जैसे उनका जन्म तो जो था वो 1963 में हुआ था, और मृत्यु 2001 में हुई। बहुत कम दिन तक वो जी पाई, 42 साल। उसमें भी वो करीब करीब 11 साल जेल में रही, आनंद जी। और ये देखिए कि 11 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी उनके पिता ने। और शादी किस लिए हुई? गरीबी की वजह से हुई। पितृसत्ता वहां कितना क्रूर था कि
पुत्तीलाल नाम के व्यक्ति के साथ, युवक के साथ नहीं, उनका जो पति था उनसे उम्र में बहुत बड़ा था, पुत्तीलाल से शादी कर दी गई। पुत्तीलाल ने उनको जो ये शादी थी उसमें जो अब्यूज का सामना करना पड़ा, वो एक बहुत ही मार्मिक कहानी है। एक ऐसी अंतहीन पीड़ा से गुजरना पड़ा उनको कि उसको बयां नहीं किया जा सकता है। इसको जो आदमी उससे गुजरता है वही जानता है। अंत में वो शादी से कैसे भी बच बचा के भागी, लेकिन फिर वो बागियों का शिकार हो गई। जो ये दस्युओं का गिरोह था, वहां भी उनका हर तरह का उत्पीड़न हुआ आनंद जी। यौन उत्पीड़न भी हुआ, शारीरिक मानसिक भी उत्पीड़न हुआ। अंत में उनको सहारा मिला विक्रम मल्लाह से। विक्रम मल्लाह को भी 1981 में बेहमई के ठाकुरों ने मार दिया और मारने के बाद उनका सामूहिक यौन उत्पीड़न किया। बेहमई की वो घटना जिसमें उन्होंने एक जाति के व्यक्ति को सामूहिक रूप से मारा था, उसमें बेसिकली वो जो घटना है वो 81 में मारा था उन्होंने। विक्रम मल्लाह की हत्या करने के बाद उनके साथ ये घटना हुई और उन्होंने मारने के 2 साल बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करने के बाद वो 11 साल तक जेल में रही, 94 तक। और 94 से वो लगातार सांसद रही मिर्जापुर से, एक बार 99 तक, और उसके बाद 99 से दोबारा जीत के पहुंची थी। दरवाजे पर पहुंच के कायराना ढंग से शेर सिंह राणा ने उनकी हत्या कर दी जब वो पार्लियामेंट के लिए निकल रही थी। और वो जो घर है वो मेरी आंखों के सामने घूम रहा है दिल्ली में। मैं जानता हूँ उस घर को जहां वो रहती थी। और वो इतना खौफजदा नहीं थी, डरी हुई नहीं थी। वो अकेले ही जाती थी बिना सिक्योरिटी के, निकली गेट से बाहर उसने हत्या कर दी। ये कोई हत्या नहीं थी, बेसिकली अपनी कायरता का सेलिब्रेशन था। आनंद जी, कायरता का सेलिब्रेशन था। और जैसा कि मैंने बताया कि पितृसत्ता ने अलग उनका उत्पीड़न किया, जाति व्यवस्था ने उनका अलग उत्पीड़न किया। वो एक जो भारत की वर्ण व्यवस्था है उसमें मल्लाह जाति में पैदा हुई थी, जो ओबीसी कैटेगरी में आती है। आप उनको जो ओवरऑल कैटेगरी है उसको दलित बहुजन कैटेगरी में रख सकते हैं, वंचित कैटेगरी में। और उन्होंने वो एक मतलब प्रतीक बनी। देखिए, ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में आनंद जी लगातार महिलाओं का उत्पीड़न होता रहा है। वेस्ट में, मतलब पश्चिम के देशों में भी उनको वोटिंग राइट बहुत बाद में मिला है। लेकिन मैं 2 एग्जांपल्स के बाद अपनी बात खत्म करूंगा। आपने नाम सुना होगा हैरियट टबमैन का। हैरियट टबमैन एक माने अश्वेत महिला थी, क्षमा करिएगा। अश्वेत का मतलब है कि आपने अमेरिका में देखा ही है 13-14% जो वहां के अश्वेत लोग हैं, मतलब काले लोग हैं अपनी भाषा में कहें तो, उनके साथ पशुओं से भी बदतर उनको बांध के रखा जाता था चेन में। खाना बासी वासी दिया जाता था, दिन भर काम कराया जाता था, और गुलाम थे वो, उनको कोई राइट्स नहीं था। वैसे ही थे वो, जैसे हमारे घर में भैंस टीन सेट में बांधी जाती है, वैसे ही बांधे जाते थे। और उनका हर तरह का उत्पीड़न, उनके श्रम का उत्पीड़न, उनके शरीर का उत्पीड़न, महिला है तो उसका यौन उत्पीड़न, उसके बाद उनको कैसे भी पशुओं की तरह मारना, उनको लड़ाना। उनका जैसे मुर्गों को हम लड़ाते हैं उनको लड़ाते थे, और उसमें जो मर जाता था उस पर इनाम रख के लड़ाते थे, और मर गया तो हमारे लिए ऐसे ही था जैसे एक मुर्गा मर गया। मैंने वो एक ऐसा सिस्टम था कि अगर स्लेवरी के बारे में आप गंभीरता से पढ़िए तो उससे ज्यादा कोई अमानवीय व्यवस्था नहीं थी। उसमें हैरियट टबमैन ने कि न केवल अपनी जान बचाई, बकायदे उन्होंने 1000 से ज्यादा अश्वेत महिलाओं को इस कुप्रथा से, इस स्लेवरी से बाहर निकाला था। उसी तरह से एक और बेहतरीन महिला थी, उनका जो नाम था असाका, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, असाका सकूर, यस, असाका सकूर। उन्होंने भी तमाम महिलाओं की मदद की, और उनका भी जो इतिहास था इसी तरह का था। उनके साथ जो उत्पीड़न हुआ था वो अमानवीय था। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो भारत की विकृत व्यवस्था है, देखिए मैं विद इन कोट्स कह रहा हूं विकृत इसलिए कि एक्चुअली होता क्या है कि ये गजब पाखंडी समाज है। अपने ड्राइंग रूम में तो वो क्रांतिकारी बातें करता है, और डिबेट में भी क्रांतिकारी बातें करता है, और 30 मिनट के बाद फिर उसी ऐसा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है कि फिर उसी रंग में रंग जाता है और वही काम करने लगता है जो उत्पीड़क करते हैं। तो हम यहाँ डिफरेंट रोल्स में कुछ घंटों के लिए, कुछ मिनटों के लिए होते हैं। कभी कभी रिफॉर्मर बन जाते हैं, बड़ी मैंने एक्चुअली बातें करने लगते हैं, लेकिन हमारे एक्शंस और बातों में कोई तारतम्य नहीं। भारत का जो समाज है उसके बारे में तो बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि एकदम पाखंडी समाज है, एकदम झूठा समाज है, क्योंकि उसके काम में और उसके बोलने में कोई कनेक्शन ही नहीं। इसलिए यहाँ तमाम तरह की फूलन देवी होती रहेंगी अभी, और वो मुझे दिख रहा है। अब कल अगर आप
उत्तर प्रदेश का ही एग्जाम्पल लीजिए, तो कल एक युवती के साथ आटा चक्की के ऊपर 3 युवकों ने उनका यौन उत्पीड़न किया है। और मतलब तमाम, आपको कल होमगार्ड की भर्ती होने आई उत्तर प्रदेश की एक युवती के साथ एम्बुलेंस में, जब वो बीमार पड़ गई, एम्बुलेंस में उसका यौन उत्पीड़न हुआ। तो ऐसा नहीं है, फूलन तो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपने रिजिलियंस, जिन्होंने अपने माने प्रतिरोध की क्षमता से वापस वो प्रतिरोध ले पाई। लेकिन ऐसी कितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं जो इस व्यवस्था के सामने दम तोड़ रही हैं, मर रही हैं, निरीह होके गुजर जा रहे हैं। हमने ऐसा समाज बनाया है आजादी के 75 साल बाद भी। हम इतना भी नहीं कर पाए हैं कि एक संवेदनशीलता ला पाए जिससे समाज जो है कम से कम जेन्युइन ढंग से ये मतलब ये बात, इस बात को समझे कि पुरुष जो है वो हवा में नहीं है, वो किसी न किसी माँ का बेटा है, किसी पत्नी का पति है, किसी बहन का भाई है और किसी बेटी का बाप है। अगर वो जिस दिन ये सोचने लगेगा, उस तरह की जो विकृतियां हैं ऑटोमेटिक वो 99% कम हो जाएंगी। लेकिन हम कैसे समाज के रूप में उभरे हैं कि इन सब चीजों को नहीं बता पाए हैं। इसलिए नहीं बता पाए हैं कि स्त्री काल नाम के आपके सरकारी चैनल नहीं है, मैगजीन्स नहीं है, संवेदना के लिए कोई जेन्युइन काम नहीं है। वो जो थोड़े मोड़े काम है जो 0.1% हो रहे हैं, वो कुछ संवेदनशील लोग करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरी फूलन देवियां और ना हो, इस तरह की चीजें ना हो। लेकिन सरकार की जिम्मेदारी क्या है, हमारे जो तथाकथित नेता हैं उनका क्या रोल है, उसमें जब हम पड़ताल करते हैं तो पता चलता है कि वो तो पूरा खोखला है, वो पूरा मामला जो है झूठा है। और बस वो कहीं ना कहीं लगता है कि एक जस्ट एक फॉर्मेलिटी बन के रह गया है, औपचारिकता बन के रह गया है। तो हमें इस औपचारिकता और हकीकत को जोड़ना होगा, और जोड़ने के लिए मल्टीपल लेवल पर काम करने होंगे। इसीलिए उत्तर प्रदेश, भारत में भी उत्तर प्रदेश जो है वो एक बहुत ही अमानवीय और पुरुष सत्तात्मक समाज बन चुका है, और दिनों दिन बनता जा रहा है। क्योंकि जो जड़ लोग सत्ता में हैं वो इसको इस मुश्किल से दो चार होने की बजाय इस मुश्किल से दूर भाग रहे हैं, और जो पुराना सिस्टम था उसी में भविष्य तलाश रहे हैं, उसी में सोल्यूशन तलाश रहे हैं, जो कि कभी संभव ही नहीं है। मैं एक अपनी कहानी से अपनी बात खत्म करता हूँ। एक बहुत बड़े, मैं कहानी बता रहा हूँ और बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है आनंद जी। ये कहानी है ए के रामानुजन की। ए के रामानुजन एक बहुत बड़े भारत के लेखक थे जो तमिलनाडु से थे, अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उनको साहित्य अकेडमी भी मिला था और पद्मश्री भी मिला था। उनकी एक फोक स्टोरी है जिसको उन्होंने कलेक्ट किया था। उसमें हुआ ये कि एक गांव की महिला शाम को गांव में जो प्रवचन होता है, मंदिर में कीर्तन होता है, उसको सुनने गई थी। और सुनने के बाद वो जब घर लौटी तो उसकी चाबी नहीं मिल रही थी। तो रास्ते में वो खोजने लगी, और खोजने के बाद जब वो खोज रही थी तो एक लड़के ने पूछा कि क्या कर रही हैं आप। तो उसने बोला कि मेरी चाबी खो गई है। तो लड़के ने कहा कहाँ खोई है। तो बोली कि उधर ही से आ रही थी, उधर ही खोई है। तो बोला कि उधर जाके खोजिए। बोला कि लाइट यहाँ है, मैं यहाँ खोज रही हूँ। एक्चुअली जहाँ लाइट थी उसके नीचे खोज रही थी वो। तो एक कहानी की कहानी जो है ना, एक प्रतीक है। बेसिकली ये प्रतीक है कि जहां खोजना चाहिए सरकार को सोल्यूशन, वहां नहीं खोज रही है। जहां काम करना चाहिए वहां काम नहीं कर रही है। सरकार भी अपनी मुंह से बोल के फर्ज अदायगी कर रही है। वो महिला चाबी कहीं और खोई हुई थी, लेकिन खोज उजाले में रही। जो आपको रेमेडी देनी है समाज को, आप दे नहीं पा रहे हो, और तमाम तरह का पाखंड आप उसको कर रहे हो। तो मामला यही है कि हमें एक संवेदनशील समाज के रूप में इवॉल्व होना होगा, तभी जाके इस तरह की समस्याएं खत्म होंगी। और फूलन निश्चित रूप से, बहुत सारे लोगों का मत अलग हो सकता है, लेकिन वो एक ऐसी प्रतीक हैं जो सदियों तक याद की जाएंगी पूरे विश्व इतिहास में, भारत के इतिहास में नहीं। हैरियट टबमैन या फिर असाटा सकूर से सबसे ऊपर है। ऐसी 10 महिलाओं के नाम मैं जानता हूं जो अमेरिका से थी और चीन से थी, जिनका प्रेरक व्यक्तित्व रहा। जी संदीप जी, ये निश्चित रूप से आज के दिन हम वीरांगना फूलन देवी को सलाम पेश करते हैं। और ऐसे लोग, ऐसी सत्ता, ऐसी राजसत्ता जो आज की तारीख में भी इस प्रवाहमय धारा को मोड़ करके पीछे फिर ले जाना चाहती है, फिर उसी सामंती युग में ले जाना चाहती है, फिर उसी शोषण समझकारी ये बड़वादी व्यवस्था के युग में ले जाना चाहती है, उसके खिलाफ जो प्रतिरोध की संस्कृति का प्रतीक बन के उभरी थी फूलन देवी, आज हम उनको सलाम पेश करते हैं। और
हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये सामाजिक न्याय का आंदोलन जो हमारे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है, देश को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है, वो सामाजिक न्याय का आंदोलन आगे बढ़ेगा और सबको समान रूप से विकास का, सबको समान रूप से अपने उन्नयन का, सबको समान रूप से रोजगार मिलेगा, सबको सब समान रूप से यहाँ जीवन यापन कर पाएंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ आप आज हम फिर एक बार वीरांगना फूलन देवी को सलाम पेश करते हैं। आप सारे साथी जुड़े, अपने संदीप जी, जागृति राही जी, ये राजपाल कश्यप जी और संजीव चंदन जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। कल हम फिर एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित होंगे।